गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को रीड करेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था को हम अच्छी प्रकार से तभी समझ सकते हैं जब उसके घटक या क्षेत्रकों का जो हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रक वर्गीकरण अनेक मानदंडों के आधार पर किया जाता है। क्षेत्रकों का जो वर्गीकरण होता है उसके लिए बहुत से मानदंड होते हैं, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण के अंदर अब हम जो चर्चा करेंगे, 3 प्रकार के वर्गीकरण किया गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इसमें संगठित, असंगठित, सार्वजनिक, निजी, इस प्रकार का वर्गीकरण भी हम करेंगे। तो आर्थिक कार्यों के जो क्षेत्रक हैं, किस प्रकार से पैसे का आवागमन हो रहा है, पैसे को कमाया जा रहा है, इसमें आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत देखेंगे। ये एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें बहुत से लोग अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। कुम्हार है जो मिट्टी की ईंटें तैयार कर रहा है, कहीं कोई कपड़े का काम किया जा रहा है, कहीं चाय पत्ती से ये महिलाएं इसको चुन रही हैं, कहीं पर बोझा ढोने का काम है, कहीं डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये सारा सीन दिया गया है। इनमें से बहुत कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन भी कर रही हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, हमारे चारों ओर चलती रहती हैं, हमेशा चलती हैं, संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी होता है ये सब। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं, इन्हें समझने का एक तरीका है। कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए, इनके समूह बनाए जाएं और उसके अंदर इनका बंटवारा किया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। ये जो समूह का वर्गीकरण है यही क्षेत्रकों का वर्गीकरण है। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक जो संसाधन हैं, इन संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कि कपास की खेती। ये एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर हैं। कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। जो डेयरी के अंदर दूध उत्पादन किया जा रहा है वो एक प्राकृतिक उत्पाद है पशुओं के जरिए। इसी प्रकार खनिज और एसक भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राकृतिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। इसको हम प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहते हैं। प्राथमिक क्यों हैं? क्योंकि ये सभी उत्पाद उन सभी उत्पादों पर का आधार हैं जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। जिनको हम बना रहे हैं वो उनका आधार हैं, इसलिए इनको प्राथमिक क्षेत्र कहा जा रहा है कि ये प्राथमिक क्रिया है। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य यानी मछली पालन और वनों से भी प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। सहायक क्षेत्रक या प्राथमिक क्षेत्रक एक ही चीज़ है। द्वितीयक जो क्षेत्रक है, इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम होता है। यह वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं, तैयार की जाती हैं। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है, अति आवश्यक है। अपरिहार्य का मतलब है अति आवश्यक। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में भी हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग करके हम सूत काटते हैं या फिर कपड़ा बुनते हैं, या गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। कच्चे माल से यानी उस माल को आगे को तैयार करना, जिसको हम द्वितीय क्षेत्र के रूप में काउंट करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं और भवनों का निर्माण करते हैं। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है,
सबसे ज़्यादा द्वितीयक क्षेत्र के अंदर उद्योगों का वर्गीकरण है, उद्योगों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्रक हैं, इनके अतिरिक्त एक आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कसौटी भी है जो कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तीसरी कसौटी क्या है? उपयुक्त जो हमने दोनों क्षेत्रकों से ये भिन्न है। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः यानी अपने आप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं। इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि सेवाओं का सृजन इसमें ज़्यादा है। यानी परिवहन के जरिए, भंडारण के जरिए, संचार, बैंक सेवाएं या व्यापार, ये सारी इसी के उदाहरण हैं। इसलिए इसको सेवा क्षेत्र के रूप में हम काउंट करते हैं। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, जैसे कि हमें शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची और वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि ये सारे महत्वपूर्ण हो गए हैं।